कल हम लोगों ने ये सब चीज देख लिया था। शुरू करने वाले थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्किन और कुछ कुछ चीजें देखे थे, है ना, कुछ कुछ चीजें देखे हुए थे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा है, देखो ये वाला डायग्राम, इसमें जो है इसमें जो एक्स जो है एक लिविंग ग्रुप है, एक्स जो है एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव करेगा। जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो इस वाला प्रोडक्ट बनेगा और साथ में ये एक्स माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लेकिन क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, एक्स को सब्सटीट्यूट किया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये जिस मैकेनिज्म से फॉलो होता है ना, वो मैकेनिज्म तीन तरह के होते हैं। एक तो SN1 टाइप हो सकता है, SN2 हो सकता है, या SNI आ सकता है। तो SN1 जो मैकेनिज्म बोलते हैं ना, तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है और ये 2 स्टेप में होता है। SN1 होता है जो कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में बन रहा है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, इतना दिख रहा है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप निकलेगा। ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा, बाहर आएगा। जैसे ही बाहर आएगा क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि यहाँ पे आ रखा है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये तो था sp3 हाइब्रिडाइज, 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी sp2। अब sp2 हो गया, sp2 का मतलब क्या हो गया, प्लेनर हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये बहुत फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर नीचे से अटैक कर सकता है, पीछे से, इस तरीके से अटैक कर सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है अटैक करने की। और जब 2 पॉसिबिलिटी बनेगी अटैक करने की, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे और वो रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे, है ना, जो नेक्स्ट 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 डायग्राम में यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज आया और ये तीनों ग्रुप क्या है, क्लियर हो चुके हैं। अब न्यूक्लियोफाइल या तो पीछे से आ सकता है या फिर आगे से आ सकता है, यहाँ से आएगा या फिर यहाँ से आएगा। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। इसी को बोलते हैं रेशिमाइजेशन। यानी SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रेशिमिक मिक्सचर बनता है, जिसे बोलते हैं रेशिमाइजेशन। 2 स्टेप में होने के कारण क्या हुआ कि जो ये कार्बोकेटायन जो स्टेबल है, और स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ना, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कार्बन के पास देंगे। और जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो स्टेबल ही होगा। तो इस तरीके से एक चीज और है कि केमिकल काइनेटिक्स अभी हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, इसके और रेट को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो रेट किसके स्लो स्टेप जो होता है ना, ये स्लो स्टेप हुआ। स्टेप फर्स्ट क्या है, इसमें स्लो है। स्टेप फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, स्लो है। तो इस स्लो स्टेप को ही हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग। और रेट को R से सूचित करते हैं। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, RX के। RX क्या है, हेलो एल्केन, है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे ना, तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे KRX। इतना समझ में आ गया होगा। क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक ही मतलब हेलो एल्केन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यह 1 आया। जो SN1 में 1 आया ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा है ना। फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट एक ही आ रहा है। अब सवाल ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये क्या होता है, कार्बन से हेलो जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उससे डिग्री का पता चलता है। तो 3 डिग्री कार्बन में बता ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही कार्बन पर आता है, ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास लाके डाल रहा था, जिससे क्या हो कि कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है। जिससे कार्बन कैटायन क्या रहा है, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, स्टेबल बन रहा है। और जब कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तो क्या होगा,
जब कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो अब ये इसको इस वाले पोर्शन को यहाँ पे हम लोग रिएक्शन में क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट। इस वाले पोर्शन को क्या बोल देते हैं इन लोग, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी SN1 में इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट जैसे ही बनेगा तो न्यूक्लियोफाइल फट से अटैक करेगा। तो इसमें यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। यानी 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ये तो हो गया SN1 की बात। SN2 टाइप में क्या होता है, ये बाय मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप। इस अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, कैसे होगा अभी समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कन्फर्मेशन ऑकर, यानी इन्वर्जन होता है, वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, इन्वर्जन स्टार्टिंग विथ डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैलाइड एंड लेवियो प्रोडक्ट इज ऑप्टेड एंड वाइस वर्सा। ये समझ में आएगा आगे चल के क्या है ये लेवियो ये सब डेक्स्ट्रो। अब देखो यहाँ पे SN2 की बात करते हैं। देखो SN2 यहाँ पे सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे से आ रहा है, अभी ये पीछे से आ रहा है। जब ये पीछे से आ रहा है तो देखो धीरे 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 न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और धीरे 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 न्यूक्लियोफाइल अटैक करता चल रहा है। तो एक स्टेट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि ये सिंगल स्टेप एक ही स्टेप में हो रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट को बनाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया है। SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और जब पूरा ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे तो सिर्फ क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल बचा है, पीछे से आ गया तो ये इन्वर्जन हुआ। पीछे से आया तो इन्वर्जन कैसे हुआ, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये C था, ये अबोव द प्लेन था तो अबोव द प्लेन ऐसे दिखाते हैं, और ये इसके साथ ये X जुड़ा हुआ है। क्योंकि अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो पीछे से आएगा, पीछे से आएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा। यानी बैक साइड में होगा न्यूक्लियोफाइल। जो डैश डैश से दिखा रहे वो क्या है, कार्बन के बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल है। बात समझ में गया। यानी अबव द प्लेन X था और पीछे से क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इससे उल्टा बना, प्रोडक्ट क्या हो गया, उल्टा बना, तो इन्वर्जन हुआ। फिर सवाल आता है कि क्योंकि पीछे से ही अटैक कर रहा है ना, तो 3 डिग्री कार्बन में स्लो होगा, 2 डिग्री में और स्लो होगा, 1 डिग्री में फास्ट होगा। क्योंकि पीछे से आ रहा है तो अगर मान लो बाई चांस ये कार्बन अगर टर्सरी होगा, टर्सरी कार्बन होगा तो क्या होगा, इसका H, इसका H, इसका H, इस वाले कार्बन का H, ये H, ये H, इसको खोल के लिख रहे हैं, इस वाले कार्बन का H, H और H। तो ये इतना घेर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया, यानी इतना ज्यादा क्राउडिंग हो गया है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। अब न्यूक्लियोफाइल तो पीछे से अटैक कर ही नहीं पाएगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर ही नहीं पाएगा। जब पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन बहुत स्लो होगा। इस कारण से 3 डिग्री में स्लो होता है SN1, SN2 स्लो होगा 3 डिग्री में, ठीक है। इसलिए 1 डिग्री को प्रीफर करते हैं। SN1 डिग्री कार्बन जो होता है SN2 मैग्नीशियम को प्रीफर करता है, और 3 डिग्री कार्बन क्या करता है, SN1 को मैग्नीशियम को प्रीफर करता है। और यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी दे दिया गया एक साथ में कि इस तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे SN1 में देखिए दे दिया ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। सबसे पहले 3 डिग्री कार्बन, फर्स्ट वाला जो दिया 3 डिग्री कार्बन में सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद इस तरीके से अलग अलग कार्बन को दिखाया गया है। इसमें फिर बेंजीन वाला दिखा दिया है, फिर उसके बाद ये एल्कीन का दिखा दिया है, फिर इस तरह से आगे बढ़ते 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 दिखा दिया। यानी 3 डिग्री का सबसे प्रीफर करेंगे, इस तरीके से इसमें चीजें को शो कर रहे हैं। SN2 मैग्नीशियम की बात करें तो SN2 मैग्नीशियम 1 डिग्री वाला पहले देगा, 1 डिग्री कार्बन वाला पहले देगा, ठीक है। अच्छा ये देख यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, इससे पहले ये भी, ये सब भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस करते हैं। ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहे हैं। ये SN1 देंगे, रेजोनेंस करेंगे। अच्छा एक चीज और है कि जैसे यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर को प्लेनर बना देंगे। ये स्ट्रक्चर को प्लेनर बना रखेंगे डबल बॉन्ड, और आसानी से इजीली वे में SN2 मैग्नीशियम है। तो ये सब कुछ स्टेप्स इसमें है। SN1 और SN2 की बारे की बात थी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट अगले वाले डायग्राम में क्या दिखा रहा है, अगले वाले डायग्राम में ये
कोशिश कर रहा है कि रेजोनेंस को दिखाया जाए, कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है, जिसके कारण से ये मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप बी आर था, बी आर जैसे ही निकल गया इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इसका CH2 पे क्या आ गया, प्लस चार्ज है, क्योंकि साथ में बेंजीन रिंग लगा है तो इसमें एरो दिखा रहा होगा, साफ दिख भी रहा होगा वहां पे। इस एरो को ध्यान से देखो, एरो दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये वाला ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये वाला ऐसे आ गया और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे ये वापस रिटर्न आके फिर वापस इसे, ये बार बार ये सर्किल में क्या हो रहा है, घूम रहे हैं एक दूसरे को, घूम रहे तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो उस सिस्टम की एनर्जी भी कम होगी, और जितना एनर्जी कम उतना ही ज्यादा स्टेबल। उसी तरीके से कुछ चीजें इसमें यहाँ पे और भी दिखा रहा है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप सेम है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी सबसे ज्यादा है, आर आई की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि आर आई साइज में ज्यादा है, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो जितना जल्दी निकलेगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फिर आर बी आर है, फिर आर सी एल है और आर एफ, क्योंकि हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड में देखे थे कि अल्काइल हैलाइड और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा है, और तो सबसे बॉन्ड छोटा है इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, और जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा वो इजिली क्या करेगा, लीव नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस की बात करें वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शंस को समझने से पहले थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल ना किसी भी स्पेसिस पे अटैक कर रहा है ना, तो न्यूक्लियोफाइल किसी पॉजिटिव वाले स्पेसिस पे ही अटैक करेगा, है ना, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी पॉजिटिव वाले स्पेसिस पे अटैक करता है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल ही कहते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल सिर्फ हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तब इस न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल देते हैं कि ये बेस है, तब ये क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बेस बोल देते हैं। इस चीज को समझो, जैसे मैं अगर एग्जांपल के लिए लियो OH माइनस, OH माइनस क्या एक न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे किसी कार्बन पे क्या मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस तरीके से, तो ये तीन 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 यहाँ पे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब OH माइनस यहाँ पे किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक कर रहा है, क्योंकि OH माइनस अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे किस तरह एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये H पे नहीं अटैक करके किस पे अटैक कर रहा है, किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है, यानी NaOH डाल दोगे तो Na प्लस OH माइनस निकल जाएगा ना, तो NaOH क्या, यहाँ पे OH माइनस अभी क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब यही OH माइनस क्या करेगा, किसी बेस पे किसी हाइड्रोजन पर अटैक करे, मान लो फॉर एग्जांपल ये NaOH और साथ में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, तो क्या करेगा, ये OH माइनस फट से इस H पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और इधर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी इस OH माइनस ने अब H पे अटैक किया था, इसलिए अब इस OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये अंतर होता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, इस पे अटैक करते हैं, H पे अटैक करते हैं, और H पे अटैक करते हैं तो क्या होता है, एलिमिनेट होता है। अब देखते हैं कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को देखो, इसमें यहाँ पे Br है, ये Br का एक लिविंग ग्रुप है, यहाँ से ये लीव करेगा, इस तरीके से लीव करेगा, तो इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसके सट के एक और कार्बन है, यानी इस वाले कार्बन के बगल वाला ये भी अल्फा कार्बन हुआ, दो अल्फा कार्बन है। अब या तो H यहाँ से जो बेस आएगा, वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, बीटा एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, जहां से अब एक सेकंड, अच्छा ये Br के जो बगल वाला ये कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा, और ये बगल वाला कार्बन होगा बीटा,
और ये बगल वाला कार्बन होगा बीटा, ये से होता है। ये कार्बन अल्फा, अल्फा का बगल वाला बीटा कार्बन, और ये पीछे वाला कार्बन क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो हमको अल्फा नहीं, बीटा वाले कार्बन से मतलब है। बीटा वाले कार्बन के पास कोई कोई नहीं हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक H है, अब यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है। अब मान लो कि Br जैसे ही लीव, Br यहाँ से निकलेगा ना, तो हाइड्रोजन जो बेस क्या करेगा, इस H हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जैसे हाइड्रोजन करेगा तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही ये यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो इस वाले पे क्या चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, है ना। अब यहाँ से ये Br लीव करेगा, तो Br जैसे ही यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बनाने, यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन इसी तरीके से होता है, बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। और या फिर इसके बगल वाला कार्बन एक और बीटा ये भी है, इसके पास भी H है, तो यहाँ से भी तो H निकल सकता है। तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब माइनर और मेजर कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं सेट जेप रूल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट जेप रूल या सेट जेप प्रोडक्ट। सेट जेप रूल से जो प्रोडक्ट बनता है उसको सेट जेप। अब सेट जेप प्रोडक्ट डिसाइड कैसे करेंगे, अब सेट जेप प्रोडक्ट डिसाइड करने का सबसे बहुत आसान तरीका, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को हम लोग सेट जेप प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे इसको देखते हैं, डबल बॉन्ड बीच में लगा, इस तरह से होगा, है ना। डबल बॉन्ड किनारे लगा तो इस तरीके से ही होगा। अब देखो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है R, और यहाँ पे H है। अब यहाँ पे बीच वाले में बना तो क्या है, एक तो H है और एक बड़ा वाला ग्रुप है। यहाँ पे बना तो क्या है, एक तो H है और एक बड़ा वाला R ग्रुप है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप है, डबल बॉन्ड के आगे अराउंड में ज्यादा है, इधर कम है। तो सेट जेप प्रोडक्ट कौन हुआ, ये हुआ सेट जेप प्रोडक्ट। और ये वाला जो प्रोडक्ट हुआ इसको बोलते हैं होफमान। क्या बोलेंगे, होफमान प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, होफमान प्रोडक्ट। इस तरीके से देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इसको फिर से देखते हैं डायग्राम को। देखो, इस कारण से ये वाला मेजर बना क्योंकि ये सेट जेप प्रोडक्ट है। ऐसे एक दो चीज और एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में इस क्लास के अंदर क्या है कि पूरा E1, E2 और E1CB ये तीनों पढ़ना नहीं है। मतलब एक जनरल आइडिया दिया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे होता है। अभी अलग अलग करके, जैसे E1 अलग होता है, E1 एलिमिनेशन अलग हुआ, E2 एलिमिनेशन अलग हुआ, E1CB एलिमिनेशन अलग हुआ। तो ये अलग अलग एलिमिनेशन करके नहीं पढ़ना, डायरेक्ट सिर्फ एक एलिमिनेशन का एग्जाम्पल करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाया था। इसमें दिखा रहा है कि 3 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिविटी है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे रिएक्टिविटी को ऑर्डर फॉलो करता है। फिर थर्ड जो रिएक्शन इसमें दिखाया रिडक्शन, है ना। क्या दिखा रहा है, रिडक्शन के बारे में दिखा रहा है। निकल के प्रेजेंस में क्या किया है, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोल देते हैं, रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे यही कर रहा है बस। इस कंडीशंस को देख लो, निकल है, बी आर यहाँ से लीव कर गया, यहाँ पे क्या कर दिया, H जाके जुड़ गया तो C2H6 बन गया। उसी तरह से यहाँ पे I निकल गया रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, C2H6 बन गया, फिर I2 बाहर निकल गया, इस तरीके से। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विथ मेटल्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, मेटल के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो कुछ तरीके इस तरीके से, मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। पहला है कि वुड्स रिएक्शन, यानी वुड्स रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि ड्राई ईथर होना चाहिए और सोडियम होना चाहिए, सोडियम हेलो एल्केन और ड्राई ईथर। जैसे ही करेंगे तो इसके 2 मोल लेंगे ना, तो क्या होगा, Na
NaX तो बाहर निकल जाएगा और ये दो R जो है ना आपस में ये जुड़ जाएंगे। ये प्रोडक्ट में ऐसे ही दिखाया हुआ है। फिर क्या है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, अब इसमें क्या है कि जो दो अलग अलग हेलो एल्केन ले रहे हैं, एक ही हेलो एल्केन। देखो यहाँ पे C6H5Cl लिया हुआ है, प्लस 2Na लिया हुआ है, Na प्लस ClCH3 लिया है, यानी क्लोरोमीथेन लिया हुआ है। तो दो अलग अलग करके हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, फट से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वही सोडियम तो होगा ही होगा, तो C6H5 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और NaCl बाहर निकल जाएगा। तो इस वाले रिएक्शन को नाम क्या है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब मेटल, इसी मेटल के साथ किसका रिएक्शन करा दे, Mg के साथ रिएक्शन करा, इसी हेलो एल्केन का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ। कंडीशन ड्राई ईथर, ये रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ जैसे ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी वो काम करता है और एज ए बेस भी काम करता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और एज ए बेस भी काम करता है। और जहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, जहाँ पे बेस की तरह काम करना वहाँ बेस की तरह काम करेगा, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करना वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नेवर आइसोलेटेड इन सॉलिड स्टेट एज इट एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट, सो इट इज यूज्ड इन इथेनॉल सॉल्यूशन। यानी सॉलिड स्टेट के अंदर क्या करता है, ये एक्सप्लोड करता है, फट जाता है, करता है ना, फूटता है बहुत तेजी से, तो जिससे क्या होता है, खतरा होने का खतरा होता है। इस कारण से इसको हम लोग इथर के सोल्यूशन में यूज करते हैं, ड्राई इथर। इसलिए यहाँ पर ड्राई इथर इसलिए लिया गया है ताकि इथरल सोल्यूशन में लिक्विड फेज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई इथर नहीं लेंगे तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या हुआ कि आइसोमर्स के रूप में, मतलब आइसोमर्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, इसमें थोड़ा सा ये बताने की कोशिश किया गया है। एक सेकंड, आइसोमराइजेशन में क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे उतना क्लियर से नहीं दिया हुआ, थोड़ा देखते हैं। जब आइसोमर्स आइसोमर्स की बात करें ना, उस आइसोमर्स के फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर्स की बात करते हैं तो आइसोमर्स में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो उसकी कनेक्टिविटी सेम हो, कनेक्टिविटी सेम नहीं हो। कनेक्टिविटी सेम होती है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियो आइसोमर्स, है ना। और कनेक्टिविटी सेम नहीं हो तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो इस तरह की आइसोमर्स क्या सीरीज चलता रहता है। फिर इसमें और आगे पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा इनैंशियोमर्स आ जाएगा, है ना। होम इनैंशियोमर्स के बाद आ जाएगा डायस्टेरियोमर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ विशेषताएं होती है तो उसको देखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब ये पूरा बेंजीन का प्रॉपर्टीज के हिसाब से, बेंजीन किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, ये सब चीजें पहले हम लोग ने, ये सब क्या था, हेलो एल्केन के बारे में था पूरा। इसमें हेलो, पिछले वाले जो इतने सारे थे ये सारे हेलो एल्केन के बारे में। अब वही चीज सिर्फ बेंजीन के साथ कैसे होगा, जिसमें डबल बॉन्ड होगा, हेलो एरिन के साथ कैसे क्या ये प्रोसेस करेगा, उस चीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चीजें किया। जैसे अब जैसे ये क्या है, N2Cl बना गया था, ये डाई एजोनियम साल्ट। ये क्या है, डाई एजोनियम साल्ट इसको बोलते हैं। डाई एजोनियम साल्ट का किताब में दिखाया कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं डाइजेनियम साल्ट को। और यहाँ इस तरीके से प्रिपेयर करने के बाद अब इसके साथ किसी के कुछ कंडीशंस में रिएक्शंस कराते हैं तो अलग अलग कंडीशंस में इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे CuCl, यहाँ पे CuCl और /HCl है, या CuBr/HBr। इस कंडीशन में अगर इसके रिएक्शंस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा कि यहाँ पे C6H5Cl, यानी क्या होगा, इस तरीके से ये बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक Cl आ जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और प्लस N2 गैस निकल जाएगा। इस कंडीशन में अगर हम जिस चीज को लेते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन।
फिर नीचे में क्या है, Cu/HCl ले रहा है और कॉपर के साथ HCl ले रहा है, कॉपर के साथ HBr लेगा। इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बनेगा, लेकिन इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस वाली रिएक्शन को बोलेंगे गाटरमान। इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, बस अंतर ये है कि इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, CuCl+HCl एसिड ले रहे हैं, इसमें सिर्फ कॉपर और HCl एसिड ले रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, फिर अलग दो रिएक्शंस और भी दिखे हैं, बेल्च स्केवेंस रिएक्शन। इसके कुछ कंडीशंस हैं, HbF4 ले रहे हैं तो 73 किलो, इस तरीके से। फिर से डाइजेनियम बोरोन फ्लोराइड करके बन रहा है, डाइजेनियम साल्ट का एक और फिर डेरिवेटिव है। फिर इसको हीट जैसे ही करेंगे तो क्या N2 गैस निकल जाएगा, BF4 निकल जाएगा, तो फ्लोरोमीथेन मिल जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से अब यहाँ पे फिनोल के साथ भी कुछ रिएक्शंस कराया गया। अच्छा, एक चीज और क्या बात की, फिजिकल प्रॉपर्टी जब एराइल हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये पूरे मतलब इस आगे वाले पीडीएफ में सीधा के हेलोरिन के बारे में बात करा, मतलब बेंजीन वाले जितने भी, बेंजीन के साथ जितने भी हेलो एल्केन आएंगे ना, वो सारे उसके सारे की बात करा। फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया है, मेल्टिंग पॉइंट। फिर अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहा है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करा बेंजीन में। फिर सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन विथ मेटल्स, इस बेंजीन के फीटिंग रिएक्शन, अल्मेन रिएक्शन। फिर और आगे जाए तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ये सब टेट्रा। अच्छा, फिर इसके ये है कि डाई हेलोजन डेरिवेटिव भी होते हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं। अब इनकी प्रिपरेशंस के मेथड्स भी दिखाया गया है इसमें, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके एप्लीकेशंस भी होंगे इसमें साथ साथ में। तो जो पॉली हेलोजन जिसको बोलते हैं ना, पॉलीजन यानी दो या दो से अधिक हेलोजन ग्रुप है, जो हेलोजन ग्रुप किसी कंपाउंड करना है तो उसको बोलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड, पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो ये पॉली हेलोजन कंपाउंड की बात कर रहा है। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड का बहुत सारा यूज था, एक बार हम लोग पढ़े भी थे जिसके रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। तो ये उसी सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करना शुरू किया। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, अब यहाँ पे हेरोन्स आ गया, इस तरीके से। फिर DDT आ गया, पर क्लोरो इथेन आ गया। तो जो हेलो एल्केन या हेलो एरिन, जो जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, ह्यूमन के लिए मतलब खराब ही होते हैं एक्चुअल में। ये कुछ ना कुछ डैमेज करते ही है करके, अगर इसका कोई यूज करता है तो कुछ ना कुछ उसके शरीर में डैमेजिंग होता ही है। ठीक है, जैसे कोई ब्लीचिंग ही करा देता है, ब्लीचिंग में क्या होता है, Cl2 से ब्लीचिंग होता है ना, क्लोरीन का ही वहाँ पार्ट। तो क्लोरीन भी खराबी करता है, हेलोजन हेलोजन के कंपाउंड जितने भी होते हैं ना, लगभग खराबी। सिर्फ एक्सेप्शन में क्या है, आयोडीन से क्या होता है, घेंगा रोग ठीक होता है। आयोडीन से क्या होता है, घेंगा रोग ठीक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर, गला में जो डिजीज होता है ना, तो आयोडीन खाने से क्या होता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। यहाँ पे बेंजीन वाला थोड़ा सा सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इसको पढ़ोगे, इसमें से कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना, क्योंकि कुछ इसमें रिएक्शन सारे दिए, रिएक्शन सबको थोड़ा सा मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है कि रिएक्शन सबको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, बस कुछ अंतर नहीं है, सैंडमर और गाटरमैन में कुछ रिएक्शन अंतर नहीं, बस रिएजेंट में सिर्फ इतना है कि इसमें कॉपर ले रहा है और इसमें कॉपर क्लोराइड ले रहा है ना, तो उस कारण से इस रिएक्शंस का नाम बदल रहा है। तो बस इस चीज को ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अब किसी को डाउट हो तो एक एक करके पूछ सकते हो। इंद्रजीत जी पूछिए, क्या डाउट है। ठीक है, डाउट नहीं है, वही एक बार रिवीजन हो इसको रहा पीडीएफ को पढ़ो, तब आइडिया लगेगा कैसे क्या है। आंचल, है। तुम्हारा क्या हाँ, डाउट है बाबू। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा, वैसे आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है, लगता है माइक का प्रॉब्लम होगा, आवाज नहीं आ रहा है। तो आंचल तुम जो भेजी थी क्वेश्चन, उसको 2-3 दिन में, क्योंकि वो ऐसे इजी सवाल है,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिर भेजने का हमको पर्पज हम ये समझ में आया कि उसको कैसे, मतलब लैंग्वेज में लिख के कैसे उसको सही से, जैसे एग्जाम वगैरह है तो लैंग्वेज में कैसे लिखे, उस पर्पज के हिसाब से तुमने भेजा है। तो उसको 2-3 दिन में लिख के भेज देंगे, अभी टाइम का थोड़ा इशू चल रहा है। तो हेलो, नेटवर्क लगा इशू होगा, इस कारण से आवाज तो आया था। तो ठीक है, तब आज के सेशंस को यहीं रखते हैं।